वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। ड्रग अनुष्का। अब तक अचानक एक सर्वेंट वहां आया और उसने सिर झुका कर कहा, बॉस स्टीवन विंटर्स आए हैं। उसके साथ मिस अकीरा और मिस्टर रॉय भी है। वो सब आपसे मिलना चाहते हैं। अब आगे। सर्वेंट की बात सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा पसर गया और सबकी नजरें बेला पर जाकर टिक गई, जो अब भी बेहद ही शांत दिख रही थी। बेला ने आराम से वाइन ग्लास गोल गोल घुमाते हुए कहा, जाओ उन्हें अंदर ले आओ। बेला की परमिशन मिलते ही सर्वेंट मुड़कर वहां से चला गया। कब से शांत बैठे निखिल ने संदेह से पूछा, वो लोग इतनी रात को यहाँ क्यों आए हैं? जवाब में चार्ली ने गुस्से में कहा, पता नहीं, मैं तो उस रॉय और अकीरा को छोड़ूंगा नहीं। एन वक्त पर उन दोनों ने मुझे धोखा दिया और जाकर उस स्टीवन विंटर्स के साथ सांठगांठ कर लिया। यहाँ तक कि उन दोनों ने कंपनी की 10 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट डिटेल उस स्टीवन विंटर्स को दे दी, जिसकी वजह से हमें वो सारे प्रोजेक्ट खोने पड़े। उन दोनों धोखेबाजों को तो मैं आज जान से मार दूंगा। चार्ली काफी गुस्से में था। अकीरा और रॉय का जिक्र ही उसका खून खोलने के लिए काफी था। उनका यहाँ आना तो मानो चार्ली का दिल जलाने लगा था। पहले वो सब एक फैमिली की तरह थे, मगर जब बुरा वक्त आया तब रॉय और अकीरा ने उसके पीठ में छुरा भोंक दिया। जब उसे उन दोनों की जरूरत थी तब उन दोनों ने उसे धोखा दे दिया और उसका साथ छोड़ दिया। बिन ने अपना वाइन ग्लास भरते हुए कहा, चाहे कुछ भी कहो, मगर वह आदमी काफी दिलचस्प है। उसने समीरा तक को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जब पूरी कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने समीरा के सामने सिर झुका लिया था, तब स्टीवन विंटर्स उन लोगों में शामिल था जिन्होंने समीरा की तानाशाही को खुलकर नकारा था। मुझे उसका यह एटीट्यूड काफी पसंद आया। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो समीरा को ऑफेंड करने के बाद भी जिंदा है। स्टीवन विंटर्स तो उन लोगों में भी सबसे ज्यादा कैपेबल और पावरफुल है। आई हैव अ गट फीलिंग, कुछ तो खास है इस आदमी में। क्या आपको नहीं लगता सिस्टर बेला? बेला ने बिन की बात सुनी, मगर उसने जवाब में कुछ नहीं कहा। अपना पहला ग्लास खत्म करने के बाद बेला ने दोबारा अपनी वाइन ग्लास भरी। फिर वो काउच से पीठ टिकाकर दोबारा ड्रिंक करने लगी। उसकी छोटी से छोटी मूवमेंट भी एलिगेंस और क्लास से भरी हुई थी। अगर उसे करोड़ों की भीड़ में भी खड़ा कर दिया जाए तब भी उसे एक नजर में पहचाना जा सकता था। उसका ऑरा ही आम लोगों से अलग और अलमाइटी था। चार्ली ने बेला की तरफ रुख करते हुए अपना मुंह खोला, तभी उसके कान में पदचाप की आवाज पड़ी और उसने अपने मुंह में आए शब्दों को निगल लिया। अकीरा और रॉय के साथ एक तकरीबन 34-35 साल का विदेशी आदमी वहां आया, जिसने कीमती सूट पहन रखा था। उसके चेहरे और चाल ढाल से ही उसके कठोर और सख्त स्वभाव का अंदाजा लगाया जा सकता था। चार्ली ने उस आदमी को, फिर अकीरा और रॉय को देखा, जो उसके आजू बाजू खड़े थे। रॉय और अकीरा ने भी सबकी तरफ देखा और फिर अंत में उन दोनों ने चार्ली की तरफ देखा। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जो चार्ली को उनकी हत्या करने के लिए बार बार उकसा रही थी। रूम में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। हालांकि उस सन्नाटे में भी हर किसी को चार्ली की कोल्डनेस फील हो रही थी। अगर आंखों से किसी का कत्ल किया जाता तो चार्ली कब का रॉय और अकीरा को मार चुका होता। आखिर इन दोनों ने उसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा जो दिया था। बेला ने आराम से अकीरा, रॉय और उनके साथ आए उस आदमी की तरफ देखा, जो कि कोई और नहीं, विंटर्स क्लाउड का चेयरमैन स्टीवन विंटर्स था। उन तीनों की नजर भी बेला पर टिकी हुई थी। अचानक स्टीवन, रॉय और अकीरा सिर झुकाकर घुटनों के बल बैठ गए, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें संदेह से सिकुड़ गई, सिवाय बेला के। वह अब भी शांत थी। स्टीवन ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, वेलकम बैक बॉस। बेला ने जवाब में मुस्कुराते हुए कहा, दिस इज 21st सेंचुरी स्टीवन, यू डोंट नीड टू नील। बेला की बात सुनकर स्टीवन ने कुछ नहीं कहा। स्टीवन उठकर सीधा खड़ा हुआ। अकीरा और रॉय भी अब तक उठ चुके थे। बेला ने दूसरी काउच की तरफ इशारा करते हुए कहा, बैठो, हैव सम ड्रिंक। बेला की बात मानकर स्टीवन, रॉय और अकीरा काउच पर बैठ गए। चार्ली, जिसका सब्र बर्दाश्त के बाहर जा चुका था, उसने एग्रेसिवली पूछा, सिस्टर बेला, ये लोग यहाँ क्यों हैं? क्या ये तीनों आपके लिए काम करते हैं? और अगर करते हैं तो मुझे क्यों नहीं बताया गया? और ये आदमी, इसे मैंने आज तक आपके साथ कभी नहीं देखा। अचानक ये कहां से टपक पड़ा? क्या आपकी नजरों में इनकी इम्पोर्टेंस मुझसे भी ज्यादा है?
चार्ली की बातों और आवाज में एक इनसिक्योरिटी झलक रही थी। चार्ली को लगता था वह बेला के सबसे क्लोज है। वह बेला के बारे में सब कुछ जानता है। बेला के सारे सीक्रेट्स उसे पता है। मगर असल में शायद ऐसा नहीं था। बेला ने शांत स्वर में कहा, चार्ली, स्टीवेन जैसे अब भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं जानती हूँ और जो मेरे लिए काम करते हैं, मगर तुम उन्हें नहीं जानते हो। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि उन लोगों की इंपॉर्टेंस मेरी लाइफ में तुमसे ज्यादा है। इसीलिए बच्चों की तरह इनसिक्योर होना बंद करो। यू आर 45 नाउ, ओके। बेला की बात सुनकर चार्ली के दिल को थोड़ी ठंडक मिली। वहीं बाकी सब उसे ऐसे देख रहे जैसे वो लोग किसी पागल को देख रहे हो। सबके चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशंस थे। ये लड़का बचपन से ही अटेंशन सीकर था, जिसे हर वक्त बेला का अटेंशन चाहिए होता था। स्टीवेन ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, बॉस, रेयांश सर और आदित्य सर के 25th बर्थडे पर मैं उन दोनों से मिला था। मैंने उन्हें आपके वसीयत के बारे में भी बताया था, मगर उन दोनों ने मुझे अनाउंसमेंट करने से मना कर दिया। इसीलिए मैंने अनाउंसमेंट रोक दी। आदि ने बताया था इस बारे में। अब आगे उस वसीयत का क्या करना है? अब तो आप वापस आ चुकी हैं। तो बेला ने स्टीवेन की बात बीच में काटते हुए कहा, उसे डिस्ट्रॉय कर दो। अब उस वसीयत की कोई जरूरत नहीं है। बेला की बात सुनकर स्टीवेन ने सहमति में अपना सिर हिला दिया। बिन ने अचानक पूछा, सिस्टर बेला, आपने अपनी वसीयत कब बनाई थी? बेला ने जवाब में कहा, जब मैं 24 की थी तब। बेला की बात सुनकर रूम में अजीब सी शांति पसर गई। सब बेला को ऐसे देखने लगे थे जैसे वो लोग किसी परग्रही को देख रहे हो। राइमा ने आह भरते हुए कहा, सिस्टर बेला, क्या हो आप? 24 साल की उम्र में वसीयत भला कौन बनाता है? क्या हमारी दुनिया में वसीयत बनाने का मतलब अपने मौत के बाद की तैयार करने जैसा नहीं है? आप 24 साल की उम्र में अपनी वसीयत कैसे बना सकती हो? मैं 43 की हूं, मगर मैंने अब तक अपनी वसीयत नहीं बनाई है और आपने 24 में ही अपनी वसीयत बना ली। क्या आपको खुद पर दया नहीं आती है? राइमा की बात सुनकर बेला ने कुछ नहीं कहा। वो बस हल्का मुस्कुरा दी। जब बेला 24 की थी तब आधी से ज्यादा कॉर्पोरेट वर्ल्ड उसकी जानी दुश्मन थी। वह टाइम बेला का पीक टाइम था। हर कोई उस वक्त बेला को कुचलकर आगे बढ़ना चाहता था। बेला नहीं जानती थी कौन, कब और कैसे उसे खत्म कर देगा। बहुत कम उम्र में ही बेला ने अपने सिर पर इनविजिबल कफन बांध लिया था। जिंदगी और मौत का डर उसने अपने दिल से कब का निकाल फेंका था। जो वसीयत राइमा और बाकी लोगों के लिए मोस्ट डिफिकल्ट डिसीजन जैसा होता है, वह वसीयत बेला के लिए एक नॉर्मल फ्यूचर प्लान का हिस्सा था। एक ऐसा नॉर्मल फ्यूचर प्लान जिसमें उसने अपनी मौत की भी रोजमर्रे में यूज होने वाली चीजों की तरह कंसिडर किया था। स्टीवेन ने बेला की तरफ एक फाइल बढ़ाते हुए कहा, बॉस, आपने शाम को जिसके बारे में पूछा था, इसमें उसकी इंफॉर्मेशन है। हालांकि उसने खुद से जुड़ी हुई अधिकतर जानकारियां लॉक कर रखी है, इसीलिए इसमें उससे जुड़ी सारी जानकारियां तो नहीं है, मगर इसमें जो जानकारियां हैं वो आपके थोड़ा बहुत काम आ सकती है। बेला ने स्टीवेन के हाथ से फाइल लिया, फिर वो उसे पलट कर देखने लगी। फाइल की फर्स्ट पेज पर विवान की एक तस्वीर थी। बेला ने कुछ पल तक विवान की तस्वीर को देखा। उसके सुंदर चेहरे पर बिल्कुल शांत एक्सप्रेशंस थे। बता पाना मुश्किल था उसके दिमाग में एक्जैक्टली क्या चल रहा है। बेला ने फाइल बंद करते हुए कहा, बहुत गट्स है इस लड़के में। स्टीवेन, एक काम करो, कल डिनर पर बुलाओ इस लड़के को। क्या आप मिलना चाहती हो उससे? कुछ चीजें सामने से क्लियर करनी है मुझे। ठीक है, मैं खुद उसे इनवाइट कर दूंगा। वैसे भी वो कल जर्मनी आने वाला है, यहाँ भी आ ही जाएगा। स्टीवेन की बात सुनकर बेला ने रेड वाइन का सिप लेते हुए कहा, यही उसके लिए बेहतर भी होगा। खैर, क्या तुमने दूसरी अनाउंसमेंट कर दी? हाँ, वो अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। कल सुबह तक न्यूज पब्लिक हो जाएगी। गुड जॉब, बेला ने स्टीवेन को अप्रिशिएट करते हुए कहा। वो स्टीवेन के कानों से काफी संतुष्ट थी। मुंबई, सिंघा पैलेस। हर रात की तरह आज भी केयरटेकर मालिनी अनुष्का के कमरे में दूध लेकर आई। अनुष्का हर रात की तरह आज भी चुपचाप विंडो के पास खड़ी थी। सुबह बारिश बंद हुई थी, मगर शाम होते ही बारिश दोबारा से शुरू हो गई थी। अब भी हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। खिड़की खुली होने की वजह से अनुष्का पानी की बूंदों को अपने चेहरे पर साफ साफ महसूस कर पा रही थी। मालिनी ने दूध का ग्लास टी टेबल पर रखते हुए कहा, अनुष्का मैडम, आप वहां क्यों खड़ी है?
बारिश हो रही है, आप भीग जाएंगी। अगर आपकी तबीयत खराब हुई तो मैं बड़े मालिक को क्या जवाब दूंगी? प्लीज आकर दूध पी लीजिए, मैं विंडो बंद कर देती हूँ। बड़े मालिक से मालिनी का इशारा मिस्टर विनोद की तरफ था। अनुष्का ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्यादा तेज बारिश नहीं है मालिनी, इतने में मुझे कुछ नहीं होगा, आप फालतू में टेंशन ले रही हैं। मालिनी अब तक अनुष्का के पास आ चुकी थी। विंडो बंद करते हुए मालिनी ने कहा, कल आपकी सगाई है अनुष्का मैडम, मेरी चिंता को फालतू मत कहिए। अगर कल आपकी तबीयत खराब हो गई तो बड़े मालिक मुझे छोड़ेंगे नहीं। मैं आपको लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ, अब आप मेरे साथ चलिए, दूध ठंडा हो रहा है। मालिनी की बात सुनकर अनुष्का ने सिर हिला दिया। मालिनी और केन के सहारे अनुष्का काउच के पास आए। मालिनी ने उसे बैठने में मदद की, फिर उसने अनुष्का के हाथों में दूध का ग्लास थमा दिया। दूध की स्मेल नाक में जाते ही अनुष्का ने अपना नाक मुंह सिकोड़ लिया। उसे दूध बिल्कुल पसंद नहीं थी, मगर हर रात उसे मजबूरन दूध पीना पड़ता था। अनुष्का ने 2 उंगली से अपना नाक दबाया, फिर उसने एक सांस में ही पूरा दूध पी लिया। मालिनी ने अनुष्का को कुछ पल गौर से देखने के बाद एक नजर ग्लास पर डाली, फिर वो कमरे से बाहर चली गई। मालिनी के जाने के कुछ मिनट बाद ही अनुष्का की आईब्रो एकदम से आपस में जुड़ गई। उसका सुंदर चेहरा अचानक लाल होने लगा और उसे अपने अंदर अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। अनुष्का को यह समझते देर नहीं लगी कि उसके दूध में कुछ नशीला मिलाया गया था, शायद कोई ड्रग। अनुष्का खुद को संभालते हुए मुश्किल से खड़ी हुई। उसका सर बुरी तरह चकरा रहा था और उसकी बॉडी धीरे धीरे कांप रही थी। चलते वक्त उसे अपना पैर भी महसूस नहीं हो रहा था। वो मुश्किल से ही अपनी बॉडी को खींचते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। उसे सबसे पहले अपना रूम लॉक करना था। कुछ कदम चलने के बाद अचानक अनुष्का लड़खड़ा गई। उसका सर सीधा बेड के कोने से जा लगा और उसके माथे से हल्की ब्लीडिंग होने लगी। हर बीतते पल के साथ उसकी आंखों की धुंधलाहट बढ़ती जा रही थी। उसका विजन पूरी तरह से ब्लरी होता जा रहा था। आगे क्या होगा जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड। चेन्नई। अनुष्का की बिगड़ती हालत। अब तक अनुष्का खुद को संभालते हुए मुश्किल से खड़ी हुई। उसका सर बुरी तरह चकरा रहा था और उसकी बॉडी धीरे धीरे कांप रही थी। चलते वक्त उसे अपना पैर भी महसूस नहीं हो रहा था। वो मुश्किल से ही अपनी बॉडी को खींचते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। उसे सबसे पहले अपना रूम लॉक करना था। अब आगे कुछ कदम चलने के बाद अचानक अनुष्का लड़खड़ा गई। उसका सर सीधा बेड के कोने से जा लगा और उसके माथे से हल्की ब्लीडिंग होने लगी। हर बीतते पल के साथ उसकी आंखों की धुंधलाहट बढ़ती जा रही थी। उसका विजन पूरी तरह से ब्लरी होता जा रहा था। अनुष्का ने दर्द से कराहते हुए सिर पर हाथ रख लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा अचानक उसके कान में किसी बच्ची के रोने की, जंजीरों के खनखाने की और लोगों के हंसने की आवाजें गूंजने लगी। वो अजीब सी राक्षसी आवाजें किसी की भी रूह कंपा सकती थी। अनुष्का ने जोर से चीखते हुए अपने दोनों कानों को ढक लिया और अपना चेहरा घुटनों में छिपा लिया, मानो वो उन आवाजों से बचना चाहती हो। उसका पतला शरीर बुरी तरह कांप रहा था। अतीत के वो खौफनाक पल जिन्होंने उसके बचपन को बर्बाद कर दिया था, अचानक उसके सामने जिंदा हो उठे थे। उसकी यादों में उन पलों का दर्द फिर से ताजा हो गया था। दूर रहो, मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आओ, ये सब मत करो, मुझे बहुत दर्द होता है, प्लीज मैं मर जाऊंगी। डैड प्लीज इन्हें रोकिए, मॉम मुझे बचा लीजिए, ये बर्दाश्त नहीं होता। अनुष्का की मीठी आवाज अचानक एक घबराए हुए बच्चे की चीख में बदल गई। वो बड़बड़ाते हुए और रोते रोते फर्श पर पीछे की तरफ खिसकने लगी, जैसे किसी अज्ञात खतरे से खुद को बचाने की कोशिश कर रही हो। अंत में अनुष्का की पीठ दीवार से जा लगी। उसके पास और पीछे जाने के लिए जगह नहीं बचा था। उसके कांपते होठों से अभी भी उस घबराए बच्चे की आवाजें निकल रही थीं, पसीना उसके कोमल शरीर से झरने की तरह बह रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसने अपना आपा खो दिया हो। कमरे के बाहर खड़ी मालिनी ने अनुष्का के चीखने और रोने की आवाजें सुनी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ चुकी थी। मालिनी वहां से सीधा नीचे लिविंग एरिया में आई। वहां पहले से ही मिस्टर विनोद, उनकी पत्नी प्रिया और ओमकार बैठे हुए थे।
प्रिया के चेहरे पर हल्की नाराजगी थी और उसने ओमकार के हाथ को गले लगा रखा था। मिस्टर विनोद ने प्रिया का सर सहलाते हुए कहा, प्रिया बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए यह बहुत मुश्किल है, मगर हम ये सब तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। बस एक रात की ही तो बात है, उसके बाद ओमकार पर सिर्फ तुम्हारा हक होगा। प्रिया ने अपने पिता की बात सुनी मगर उसने जवाब में कुछ नहीं कहा। गुस्से और नाराजगी से उसकी नाक फूल चुकी थी। मालिनी को देखते ही मिसेज सिन्हा ने पूछा, काम हो गया? जवाब में मालिनी ने कहा, जी, उसे तो नशा भी चढ़ चुका है। नशा भी चढ़ गया? इतनी जल्दी? हाँ मालकिन, वापस आते वक्त मैंने उसके रोने की आवाजें सुनी थी। वो बहुत दर्द में लग रही थी, मालिनी ने जवाब में कहा। यूं तो मालिनी अनुष्का के सामने अच्छी सच्ची होने का दिखावा करती थी, मगर असल में वो वैसी थी नहीं जैसी वो दिखती थी। मिस्टर विनोद ने जानबूझकर मालिनी को अनुष्का के सामने अच्छी सच्ची होने का नाटक करने को कहा था, ताकि वो अनुष्का के करीब जा सके और उससे बातें उगलवा सके। 10 साल की उम्र में अनुष्का एक दिन अचानक गायब हो गई थी। सिन्हा फैमिली को उस वक्त लगा था अनुष्का मर चुकी है। ऊपर से उन लोगों को अनुष्का की कोई फिक्र भी नहीं थी, इसीलिए उन लोगों ने अनुष्का के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। मगर 6 साल पहले अचानक कुछ लायंस सिन्हा पैलेस आए और उन लोगों ने पूरी सिन्हा फैमिली को उस वसीयत के बारे में बताया जो अनुष्का के दादाजी ने बनाई थी। वसीयत के मुताबिक सिन्हा फैमिली की सारी प्रॉपर्टी अनुष्का के नाम थी। अगर अनुष्का मर जाती तो उसकी सारी प्रॉपर्टी चैरिटी में चली जाती। इसीलिए अनुष्का को ढूंढना उस वक्त सिन्हा फैमिली के लिए जरूरी हो गया था। वो लोग अपनी प्रॉपर्टी गंवाना नहीं चाहते थे। भाग्य से उसी दौर में 18 साल की अनुष्का एक दिन अचानक मिस्टर विनोद के कार से टकरा गई। 8 साल में अनुष्का के अंदर काफी बदलाव आए थे, मगर उसका सुंदर चेहरा ऐसा था जिसे जल्दी भुलाया नहीं जा सकता था और उसके यूनिक फेशियल फीचर्स की वजह मिस्टर विनोद ने एक बार उसे आजमाने का सोचा। डीएनए टेस्ट के बाद जब अनुष्का की आइडेंटिटी कंफर्म हो गई, तब उसे वापस सिन्हा फैमिली में ले आया गया। मिस्टर विनोद ने उसके अतीत के बारे जांच पड़ताल भी करवाई थी, जिसमें उन्हें पता चला था अनुष्का अंधी है और वो पिछले 8 साल से गांव में ही पली बढ़ी है। अनुष्का का स्वभाव भी काफी सरल और मासूम था, मगर फिर भी अपने बाकी डाउट्स को क्लियरिफाई करने के लिए मिस्टर विनोद ने मालिनी को उसके केयरटेकर के तौर पर हायर किया, ताकि मालिनी अनुष्का के करीब जाकर उसके मन की बातें भी जान सके। वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। ओमकार ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, मैंने वह ड्रग स्पेशली अंडरवर्ल्ड से मंगवा है। कोई भी इंसान उसके असर से बच नहीं सकता है और उसका असर भी बहुत जल्दी होता है। उससे इंसान की नींद उनके दिमाग पर हावी होने लगता है। अगर सही वक्त रहते इंसान की जरूरत पूरी नहीं की गई तो उसके दिमाग की नशे भी फट सकती है, इंसान पागल भी हो सकता है। ओमकार की बात सुनकर प्रिया और मिसेज सिन्हा का दिल कांप उठा। उन्हें लगा था ओमकार ने अनुष्का को एक नॉर्मल एसेक्स ड्रग दिया होगा, मगर असल में उस ड्रग का असर इतना खतरनाक हो सकता है, यह उन दोनों के कल्पना से परे था। मिस्टर विनोद ने ओमकार को सचेत करते हुए कहा, ओमकार संभल कर, अनुष्का को शक नहीं होना चाहिए। उसके साथ जो हो रहा है वो हमारी प्लानिंग का हिस्सा है। आज मैंने उन लायर्स को बड़ी मुश्किल से रोका है, मगर कल वो लोग जरूर आएंगे। अगर अनुष्का ने उन लोगों को इस बारे में बता दिया तो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। आप चिंता मत कीजिए, उसे कुछ पता नहीं चलेगा, ओमकार ने कहा और सीधा अनुष्का के कमरे की तरफ बढ़ गया। आगे क्या होगा जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड। डियर